गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टार्ट करें हम लोग 13 नंबर जो चैप्टर है संघीय कार्यपालिका। ठीक है, इसको स्टार्ट करें। इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में। तो पूरा तो एक बार नहीं पढ़ा पाएंगे, पढ़ाने के लिए पढ़ा सकते लेकिन आप लोग को बोरिंग रहेगा, इसलिए क्या करें पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। आज राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति को और उसके अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग प्रधानमंत्री को। तो ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो पहले पढ़ लेते संघीय कार्यपालिका में क्या लिखा हुआ है। इसमें आपको अनुच्छेद को काफ़ी ध्यान से देना, काफ़ी सटीक तरीके से आपको ध्यान देना है, दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए अनुच्छेद। बोल रहा है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। कहाँ होता है? जो कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगा? राष्ट्रपति के अंदर निहित होगा। याद रखना, अनुच्छेद 53 में बोला जा रहा है। अनुच्छेद 53 क्या बोल रहा है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ होगा? राष्ट्रपति में निहित होगा। राष्ट्रपति ही सब कुछ है। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, यानी कि संसद है कि नहीं। इसी कारण क्या, तो राष्ट्रपति जो है सिर्फ नाम का कार्यपालिका है, सिर्फ वो साइन करेगा या मतलब क्या करेगा, सही गलत बोल सकता है, जो भी है वो डिसीजन सिर्फ लेगा। लेकिन जो मेन काम जो करता है प्रधानमंत्री करता है। देखो प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करेगा। राष्ट्रपति सिर्फ क्या होगा? नाम मात्र कार्यपालिका होगा। लेकिन प्रधानमंत्री व उसका जो मंत्रिमंडल है वही वास्तविक कार्यपालिका होता है। यही सब सारा चीज़ काम करेगा। राष्ट्रपति को बोलेगा कि साइन कर दीजिए सर। समझ में आया? तो प्रधानमंत्री एवं उसका जो मंत्रिमंडल है वो वास्तविक कार्यपालिका होगा। और नाम मात्र का पूछे तो याद रखना कार्यपालिका अगर वो होगा तो हमारा राष्ट्रपति होगा। समझ में आ गया इतना बात? तो चलिए राष्ट्रपति का जुड़ा सब पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीज़ है क्या क्या नहीं है। तो अनुच्छेद 52 में बोला गया है राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति क्या है, कैसे हैं, कौन है, ये सारा जो बोला गया अनुच्छेद 52 बोला। 53 में क्या बोला गया था? ध्यान था आपको ना, भारतीय संघ कार्यपालिका शक्ति कहाँ होगा? राष्ट्रपति में निहित होगा। 52 में बोला गया राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति क्या है, कौन है, क्या है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक मतलब समझो, संविधान को फॉलो करना, संवैधानिक प्रधान। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। आप प्रथम नागरिक नहीं है, जो राष्ट्रपति वो है भारत के प्रथम नागरिक। समझ में आया? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में पढ़ लेते हैं। योग्यता के जो बारे में जो दिया गया कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 58 में दिया गया। आपसे कुछ ना हो सकता है अनुच्छेद 58 किसके बारे में लिखा गया? तो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, कौन है जो राष्ट्रपति बन सकता है। तो देखिए कौन कौन बन सकता है। पहला कंडीशन ये है कि भारत का वो नागरिक हो, विदेशी को तो बना नहीं सकते, इसलिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। 35 वर्ष आयु होना जरूरी है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु होना चाहिए। तीसरा ये है कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। ऐसा ना कि वो लोकसभा के लायक है ही नहीं तो उसको राष्ट्रपति से बना देंगे। तो लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए वो व्यक्ति। ठीक है। और चौथा ये है कि उस चुनाव के समय लाभ पद का धारक ना हो। लाभ पद मतलब पैसा कमाने या कुछ ऐसे पद पे ना हो जिससे उसको लाभ मिल रहा है। समझ में आया? तो चुनाव के समय लाभ पद पर धारण नहीं, अगर वो है लाभ पद तो उसको त्यागना पड़ेगा, सब चीज़ रिजाइन मानना पड़ेगा, तब जाकर राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जिनको राष्ट्रपति मतलब उसको लाभ पद नहीं माना जाता, जैसे कि राष्ट्रपति का पद है तो इसको हम लाभ का पद नहीं बोल सकते हैं। उपराष्ट्रपति का पद है, ये भी लाभ का पद नहीं है। जैसे उपराष्ट्रपति चाहे राष्ट्रपति बनना चाहे तो बन सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो लाभ का पद नहीं है। साथ में जो है संघ अथवा किसी राज्य के जो मंत्री परिषद का सदस्य होता है वो भी लाभ का पद नहीं होता है। याद रखना, ये जितने हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ और राज्यसभा के मंत्री परिषद का जो सदस्य होता है ये जो है लाभ का पद नहीं। इसके अलावा जितने भी पद हैं, जितने भी जो है ड्यूटी है, सारे के सारे लाभ वाले हैं। तो ध्यान देना इस बात का। तो 4 कंडीशन को ये पता हो जाना चाहिए। अनुच्छेद किन से बोला गया? 58 में बोला गया कि नागरिक हो भारत का, आयु 35 वर्ष होना चाहिए और साथ में लोकसभा के सदस्य चुने लायक होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, और क्या, और चुनाव के समय क्या हो, लाभ पद का धारक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के बारे में कुछ अनुच्छेद में लिखा गया था। अनुच्छेद नंबर 54 याद रखना, अनुच्छेद 54 में बोला गया निर्वाचन मंडल के बारे में बनना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है, आप नहीं वोटिंग कर सकते हो। जो निर्वाचन मंडल के जो सदस्य हैं वो वोटिंग करके बनाएंगे राष्ट्रपति, ये नहीं कि आप बना दोगे। इनडायरेक्ट रूप से होता है, डायरेक्ट रूप से नहीं होता। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ निर्वाचन मंडल के बारे में क्या बोल रहा है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। याद रखना, इसमें कौन होगा? निर्वाचन मंडल के अंदर कौन कौन आएगा? राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, साथ में राज्यों के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो सारे आएंगे निर्वाचन मंडल के अंदर, और वही वोटिंग करेंगे किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। आगे क्या बोल रहा है कि निर्वाचन मंडल में 50 सदस्य जो है प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निर्वाचन मंडल जो रहेगा उसमें क्या होगा? 50 अनुमोदक होगा और 5 सदस्य जो है प्रस्तावक, यानी प्रस्ताव एक पेश करेगा 5 लोग, और 5 लोग क्या उस पर सोच विचार करेगा। यही है निर्वाचन मंडल। ठीक है, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे पर राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति कोई रोक टोक नहीं है, प्रधानमंत्री की रोक टोक है, लेकिन राष्ट्रपति जितना बार चाहे, एक आदमी 10 बार 20 बार जितना बार वो बनना चाहे बन सकते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है, लेकिन वही है कि इसका जो वोटिंग करके निर्वाचन में उसको जिताएगा तो ना, है कि नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और
एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये कहाँ बोला गया? अनुच्छेद 55 बोला गया। अनुच्छेद 55 किस लिए बोला, क्या बोला गया, ध्यान देना। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति चुनाव जो होता है कैसे होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। साथ में क्या, एकल संक्रमणित मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हमें इस जो पेपर था इसमें क्या पढ़ा, 53 के बारे में पढ़ा। 53 में हमने क्या पढ़ा कि जो भारतीय संघ कार्यपालिका शक्ति पर राष्ट्रपति में निहित होता है। 52 में मैंने क्या पढ़ा, अनुच्छेद 52 में क्या पढ़ा, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है, क्या होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति में पढ़ा कि राष्ट्रपति देश का ये वो नागरिक होता है, ये वो दिस दैट। तो राष्ट्रपति के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। ठीक है, 58 में हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। राष्ट्रपति की योग्यता यानी कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है, 58 में पढ़ा। अनुच्छेद 54 में हमने क्या पढ़ा, अनुच्छेद 54 में पढ़ा निर्वाचन मंडल के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति चुनता है जो मंडल, उसे कौन सदस्य हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते, इसे बोला निर्वाचन मंडल के बारे में 54 में पढ़ा। अनुच्छेद 55 में हमने क्या पढ़ा, अनुच्छेद 55 में पढ़ा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन जो होता है समानुपातिक पद्धति और प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो ये इतने आर्टिकल आपको दिमाग में रखने हैं राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, आगे और हैं, आगे क्या लिखा हुआ राष्ट्रपति के बारे में ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, लिखा हुआ राष्ट्रपति के निर्वाचन में से संबंधित जो विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय कर। माना कि राष्ट्रपति का वोटिंग कर रहे हैं और कोई डिसीजन नहीं कर नहीं रहा है, लड़ाई हो जा रहा है बार बार, निर्वाचन मंडल के जो सदस्य उनके बीच में हो जा रहा है लड़ाई, तो जो अंतिम फैसला कौन करेगा, अंतिम फैसला करेगा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अगर वैध है तो सीधा सीधा बना दिया, अगर अवैध है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। कार्य अवैध है या वैध नहीं है कौन डिसाइड करेगा, हमारा उच्चतम न्यायालय डिसाइड करेगा राष्ट्रपति चुनाव का अंतिम फैसला। अब ये कुछ राष्ट्रपति उनका नाम दिया हुआ है जो आपको ध्यान में रखना है, और क्या पहला दूसरा तीसरा कौन कौन बने हैं। तो पहली बार जो बने राजेंद्र बाबू बने, राजेंद्र बाबू लगातार 2 बार बन चुके हैं। तो राजेंद्र प्रसाद बने हैं, उसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन बने हैं, थर्ड नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन बने हैं, बीवी गिरी बने हैं, फ़खरुद्दीन अली अहमद बने हैं, नीलम संजीव रेड्डी बने हैं, ज्ञानी जल सिंह 7वें बार बने हैं, सातवां बने हैं, सॉरी 7वें बार नहीं। आर वेंकटरमण 8वें प्रधानमंत्री थे, सॉरी राष्ट्रपति थे। 9वां राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। 10वां बने हैं के आर नारायण हैं 10वें राष्ट्रपति। 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखना है एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति थे। प्रतिभा पटेल जो है 12वें राष्ट्रपति, जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं। देखो ऊपर से कोई महिला दिख रहा है, नहीं ना, महिला जो राष्ट्रपति थे वो थी प्रतिभा पाटिल। उसका फिर बने प्रणब मुखर्जी जो कि 13वें थे। 14 में कौन बने थे, रामनाथ कोविंद बने थे, है कि नहीं, 14वें थे। 15वें हाल फिलहाल में कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, 2022 से लेकर 27 के तक के रहेंगी। 5 साल होता है, याद रखना, राष्ट्रपति कार्यकाल याद रखना 5 साल रहता है। तो द्रौपदी मुर्मू अभी 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ध्यान देना है, जो कि दूसरी महिला और पहली आदिवासी महिला है। यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ कि जो बीवी गिरी हैं ये बने हैं राष्ट्रपति। उसके बाद है कि कुछ महीनों के लिए बने, ये कुछ लोग हैं ना जो बीच बीच में आकर राष्ट्रपति बन गए हैं, परमानेंट तौर पर नहीं, अस्थायी तौर पर बने हैं। जैसे कि किन्हीं का मृत्यु हो गया, कुछ हो गया, तो अस्थायी तौर पर राष्ट्रपति बनाया गया इनको। ये कुछ लोग हैं, जैसे कि बीवी गिरी को बनाया गया है। फिर न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति कब बनाया था, जब राष्ट्रपति भी ना हो उपराष्ट्रपति ना हो, दोनों उपस्थित ना हो, तब जाके न्यायमूर्ति बन सकता है। वो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ये तो मोहम्मद हिदायतुल्ला ये बने हैं एक बार राष्ट्रपति। और साथ में एक और हैं जिनका नाम है बीडी जती भी बन चुके हैं एक बार राष्ट्रपति। तीसरा है जो अस्थायी तौर पर राष्ट्रपति बने, बीवी गिरी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, और हैं कौन है, एक हैं बीडी जती। ठीक है, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति को टेम्पोररी काम करने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अनुच्छेद 56 में क्या बोल रहा है कि बोल रहा है 5 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा। और राष्ट्रपति पद ग्रहण कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, सबको पता है। पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहे जब तक उसका उत्तराधिकारी ग्रहण न कर लेता। ये देखो, ये डिमेरिट है, डिमेरिट नहीं, अच्छी बात है। इसमें क्या बोला गया आपको ध्यान देना। लोग को सोचते हैं कि 5 साल पूरा वो हट जाएंगे, ऐसा नहीं है। 5 साल पूरा होने के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पे कायम रहना है तो रहना, जब तक कि नया वाला राष्ट्रपति चुन के ना आ जाए, उनका सीट ना कब्जा ले, तब तक वो नहीं हटेंगे। जब तक वो सीट पर ना बैठे, जब तक वो क्या करे, उत्तराधिकारी ना आ जाए, तब तक जो पुराने वाला राष्ट्रपति वो नहीं हट सकते। ये कहाँ बोला गया, अनुच्छेद नंबर 56 में। ये ध्यान देना, अनुच्छेद 56 में बोला गया है कि जब तक नया राष्ट्रपति क्या है पद ग्रहण ना करे, तब तक पुराने वाले को नहीं हटा सकते, भले ही 5 साल हो जाए, 5 साल से ज़्यादा क्यों ना हो जाए। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 56 में बोला गया। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा अनुपस्थित में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ नागरिक, ये बोला गया। देखो, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित पत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुमति उच्च न्यायालय के वरिष्ठ शपथ लेनी पड़ेगी। तो शपथ कहाँ लेगा, शपथ जो है कहाँ लेगा, पद धारण करने से पहले। ये नहीं कि पद धारण करने से पहले शपथ लेना, पहले ही शपथ लेना आपको। पद धारण करने से पहले आप शपथ कहाँ लेना आपको, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेना। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है उस समय प्रेजेंट, तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उस न्यायालय के, उनके सामने आपको शपथ लेना। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति शपथ कहाँ लेगा,
मुख्य न्यायाधीश के सामने लेगा, अगर नहीं प्रेजेंट रहेंगे तो वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे उनके सामने लिया जाएगा शपथ। नेक्स्ट लिखा होगा राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग कर सकता है। कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें 5 वर्ष से पहले भी उनको त्यागना पड़ सकता है, उनको पद से हटना पड़ सकता है। पहला रीजन क्या हो सकता है? पहले रीजन आप सोच के देखो क्या हो सकता है। पहले तो गलती करेगा तो ही ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते देखो यहाँ क्या बोला, 5 वर्ष से पहले भी त्याग कर सकते हैं। कुछ पॉइंट लिखा हो। पहला, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा, वो चाहे तो क्या करे, खुद त्याग पत्र दे दे। रिजाइन हम चाह रहे हैं, बोल रहा है राष्ट्रपति हम नहीं रहना चाहते, राष्ट्रपति हम रिजाइन मानना चाहते हैं, तो त्याग पत्र किसको देगा? वो देगा उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र। ध्यान देना है, राष्ट्रपति देगा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति देता है राष्ट्रपति को, दूसरे को अपने आपस में दे देता है त्याग पत्र। तो ध्यान देना, राष्ट्रपति किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे और उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर क्या कर सकते हैं? अपने पद से हट सकते हैं। पहला रीजन है। दूसरा रीजन है कि महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा, इनको हटाया जाएगा, जबरदस्ती हटाया जाएगा। अगर जब कब अनुच्छेद 61 में बोला गया है, याद रखना, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति जो हटाने की बात कही है अनुच्छेद 61 में बोला गया, ये ध्यान देना अनुच्छेद 61 के बारे में। और अनुच्छेद जो है महाभियोग होने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, महाभियोग चलाने का सिर्फ एक रीजन होगा, संवैधानिक। एक ही आधार क्या है? संविधान का नापालन करना। संविधान का अगर अतिक्रमण किया, उन्होंने संविधान को तोड़ा है, तब उनको हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति के पद से। ये क्या वहाँ कहाँ बोला गया? 61(1) में बोला गया। 61 में सिर्फ ये बोला कि महाभियोग द्वारा हटाते हैं, और 61(1) में ये बोला है रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है? संविधान का अतिक्रमण, ये बोला गया 61(1) में। तो इस आपको आर्टिकल ध्यान देना। 56 में क्या था? 56 में क्या था? जब तक वो नहीं हटेगा तब तक कोई नया वाले राष्ट्रपति ना आ जाए। फिर हमने पढ़ा 61 में क्या, कि महाभियोग द्वारा उनको हटाया जाए। 61(1) में क्या पढ़ा? कि संवैधानिक अतिक्रमण होगा तो हटाया जाएगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति में महाभियोग का कैसे कैसे काम करता है देखो, 61 में दिया गया महाभियोग के बारे में। तो वो कैसे होता है? संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन द्वारा उनको क्या किया जाएगा? उन पर महाभियोग लगा देगा। जैसे ही उन्होंने संविधान को तोड़ा, चाहे तो राज्यसभा चाहे तो लोकसभा के जो सदस्य हैं, जो भी हैं, वो डायरेक्ट क्या करेगा? राष्ट्रपति महाभियोग चला देगा, महाभियोग फायर कर देगा, समझो। ठीक है, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाएगी। सदन के 1/4 सदस्य उसके हस्ताक्षर होंगे। जो सदन होगा उसके 1/4 लोगों का हस्ताक्षर होगा, और 14 दिन पहले बोला जाएगा आप राष्ट्रपति से पद से हटिए, आपको हटाया जा रहा है। ठीक है, और सदन को उस सदन जिसके महाभियोग प्रस्ताव पेश किया वो 2/3 द्वारा पारित किया गया। सदन के 1/4 सदस्य का क्या होगा? हस्ताक्षर होगा। सदन का, दोनों सदन का 1/4, याद रखना। सदन के 1/4 का सदस्य क्या होगा? हस्ताक्षर होंगे। दूसरा याद रखना है कि जहाँ पे उनको प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव किया, जैसे कि राज्यसभा में पारित किया गया कि लोकसभा में, माना दोनों से किसी एक पर अगर महाभियोग पारित किया गया, तो उसके जो सदस्य हैं उनके 2/3 सदस्यों का क्या होना चाहिए? पारित करेगा तो वही 2/3 सदस्य अगर एग्री है कि हाँ इनको हटाना चाहिए, तभी होगा। और वो भी अभी नहीं होगा तो कभी तो कैसे होगा? जैसे माना कि एक सदन में तो पेश हो गया, तो वो दूसरा सदन में जाएगा। जैसे कि राज्यसभा में महाभियोग चलाया गया, तो ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो गया, नहीं। अब वो बात जाएगा लोकसभा के अंदर। अगर लोकसभा में आया है तो जाएगा राज्यसभा के अंदर, दूसरे में जाएगा। किसी एक ही में महाभियोग हो सकता है दोनों में आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी एक में आता है तो दूसरे में जाना भी जरूरी है। दूसरे में जाएगा, वहाँ के भी 2/3 अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुत गलत है, अगर वो लोग बोले कि नहीं 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 ठीक है, तो फिर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर वो लोग भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं महाभियोग चलाना चाहिए, तब जाकर क्या होगा? राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जाएगा। ध्यान देने वाली बात है ये, इसमें फिर से ध्यान देंगे। अनुच्छेद 61 में बोला गया महाभियोग के बारे में, महाभियोग कैसे चलेगा? सदन में कोई भी सदस्य क्या करेगा? महाभियोग फायर कर देगा, महाभियोग लगा देगा। ठीक है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाएगा कि आप महाभियोग लगाया गया, अपने पद से हट जाइए। इसके लिए क्या होना चाहिए? सदन के हैं 1/4 लोगों का उस पर हस्ताक्षर होगा। ठीक है, जो दिया जाएगा महाभियोग पत्र जो दिया जाएगा उसमें क्या होगा? 1/4 लोगों का हस्ताक्षर होगा। अब जिस सदन में पारित हुआ है उसके 2/3 लोगों का अनुमति होना चाहिए, 2/3 लोगों का सहमति होना चाहिए। और वहाँ से अगर सहमति हो तो अगले जाएगा, अगले सदन में जाएगा, वहाँ भी 2/3 लोगों के सदन, मतलब जो 2/3 सदस्य हैं उसका अनुमति मिलेगा, तब जाकर राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। ठीक है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, बस इतना आपको ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेकर राष्ट्रपति के रिक्त को 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। देखो, अगर राष्ट्रपति ने रिजाइन मार दिया तो ऐसा नहीं कि अब अगला चुनाव के लिए हम वेट करेंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना। 6 महीने के अंदर आपको किसी भी हाल में राष्ट्रपति के जो पद है उसको भरना है तो भरना है, चाहे तो उपराष्ट्रपति बन जाए या तो जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाके अपना कुर्सी जमा ले राष्ट्रपति का, है कि नहीं? तो 6 महीने के अंदर भरना जरूरी है, कंपलसरी है। लिखा हुआ राष्ट्रपति पद की रिक्ति 5 वर्ष की समाप्ति हुई है तो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति से पहले कर दिया जाएगा। 62(1) में बोला गया। लिखा जब राष्ट्रपति की नियुक्ति, देखो ये बोल रहा है कि जैसे 5 साल में तो पूरा हो रहा है राष्ट्रपति का, कि अगले 5 साल में उनका क्या, जैसे लास्ट साल है माना कि चलो,
तो उनका अब माना कि अगले मंथ में उनको रिजाइन मारने वाला है, मतलब उनका पद समाप्त होने वाला था। ऐसा थोड़ी कि वोटिंग होगा उनका पद समाप्त होने के बाद, ऐसा नहीं होता है। जो वोटिंग होगा, जो निर्वाचन होगा, उनको पद त्यागने से पहले, जो पिछले वाले राष्ट्रपति, जो प्रेजेंट वाले राष्ट्रपति, उनको त्यागने से पहले क्या होगा, निर्वाचन शुरू हो जाएगा। ये कहाँ बोला गया, 62(1) में ही बोला गया है ये, कि निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही कर दिया जाएगा, और जैसे ही अवधि आएगा उनको हटा के नए वाले को बैठा दिया जाएगा। तो याद रखना, वोटिंग जो है पहले ही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ बोला गया, 62(1) में बोला गया, 61(1) में नहीं है, 62(1) है, 62(1). 61(1) में तो बोला गया था संविधान का अतिक्रमण, लेकिन 62(1) में क्या बोला गया कि समय से पहले ही वोटिंग हो जाएगा, यानी कि निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है, कहाँ कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना रहेगा। देखो ये मैंने पढ़ा था ना आपके लिए, तब तक बना रहे जब तक उसका उत्तराधिकारी धारण न कर ले। कहाँ बोला, अनुच्छेद 56(1) में बोला गया है। अनुच्छेद 56(1) के ग वाले भाग जो है उसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति तब तक रहेगा जब तक कि नए वाले राष्ट्रपति आगे उनके पद को छीन न ले, या पद पे वो बैठ न जाए, तब तक वो बना रहेगा। लगाओ ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति को कार नहीं दे। ऐसा नहीं है कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया तब आगे उपराष्ट्रपति बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा तभी हो सकता है जब इमरजेंसी लगेगा, तभी माना कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गया, अकस्मात मृत्यु हो गया, तब जाके बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि और राष्ट्रपति हैं और जाकर उपराष्ट्रपति कब्जा कर लिए 5 साल पूरा हो गया, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 साल पूरा हो जाए, 6 साल चल जाए, जितना साल चल जाए, पुराने वाले ही रहे जब तक कि नया वाला ना आ जाए। अगर उनका मृत्यु होता है तभी जाकर कोई उपराष्ट्रपति बन सकता है, या उपराष्ट्रपति नहीं प्रेजेंट है तो क्या बन सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश वो बन सकते हैं। यहाँ पे देखो आकस्मिकता के बारे में वही लिखा है, इमरजेंसी के बारे में लिखा गया। ये 56(1) तो आपको याद रखना चाहिए, ग वाले भाग। आकस्मिकता के बारे में जो लिखा गया नहीं कि वही इमरजेंसी कंडीशन के बारे में अनुच्छेद 70 में लिखा गया। अनुच्छेद 70 आपको ध्यान देना, इसमें बोला गया है आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, मतलब राष्ट्रपति कौन बनेंगे अगर इमरजेंसी कंडीशन आ जाता है, मान के राष्ट्रपति पखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसे में क्या होगा, अनुच्छेद 70 में क्या बोला गया। देखो सिंपल पहला कैटेगरी क्या है कि राष्ट्रपति अगर नहीं है, उनका मृत्यु हो गया, वो किसी कारण से नहीं है, तो उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, कार्यभार संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं है तो वही बोला गया कि राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 ईस्वी के तहत क्या करा गया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पद को मतलब ग्रहण करेंगे। अगर जो वरिष्ठ नागरिक नहीं है तो उससे भी वरिष्ठ कोई होगा, जो प्रेजेंट उस प्रेजेंट में जो वरिष्ठ होगा, सबसे जो सीनियर होगा, उसी को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। याद रखना, यहाँ 3-4 कंडीशन होगा। पहला कि राष्ट्रपति गए तो उपराष्ट्रपति को लाकर बना सकते हैं राष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश उनको बनाएंगे, और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश को लाएंगे। अगर वरिष्ठ न्यायाधीश भी नहीं है तो जो सीनियर है सबसे उस फिलहाल में, उन्हीं को बना दिया जाएगा राष्ट्रपति। बस ये कहाँ बोला गया, अनुच्छेद नंबर 70 में बोला गया। बस इतना ध्यान देना अपना। अब बढ़ते हैं राष्ट्रपति के वेतन के बारे में, थोड़ा सा ध्यान दें, जो कि अब चेंज हो गया है, बहुत पुराना है तो अब तो काफ़ी ज़्यादा वेतन हो गया। तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन पहले 1.5 लाख था, अब 1.5 लाख नहीं, अब है 5 लाख। 5 लाख पर महीना है, 5 लाख इंसेंटिव वगैरह मिला के 8 लाख तक पहुँच जाता है। लेकिन जनरली अगर महीना पूछेगा मोटा मोटी तो 5 लाख पर मंथ है हमारा राष्ट्रपति का मासिक वेतन। ठीक है। दूसरा याद रखना कि राष्ट्रपति जो वेतन मिलता है उसमें टैक्स नहीं लगता है। आप कमा रहे हो, आप लगा रहे हो, आप अपना टैक्स दे सकते हो, लेकिन राष्ट्रपति अपने पैसे का टैक्स बिल्कुल नहीं देगा। वो जो उनको पेमेंट मिलेगा वो टैक्स कटने के बाद मिलेगा, ऐसा उनको टैक्स लगता ही नहीं है। सिंपल सी बात है, उनको आयकर से मुक्त रखा जाता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान मिलता है, यानी कि फ्री में रहने की जगह। संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी प्राप्त होते हैं, बहुत सारे भत्ते भी दिए जाते हैं, गाड़ी का, बिजली का, तेल का, जो भी है फ्री, सब फ्री। ठीक है। और 5 लाख पेमेंट भी पर महीना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। बढ़ा दिया जाना मंजूरी है लेकिन कम नहीं कर सकते हैं। पहले ही देश में कुछ भी हो जाए, आपातकाल आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन राष्ट्रपति के जो उनका वेतन को नहीं घटाया जा सकता है, उनको सिर्फ वेतन को बढ़ा सकते हैं हम लोग। डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है नीचे जाने का। फिर लिखा राष्ट्रपति के लिखा हुआ कि वार्षिक पेंशन का निर्धारण है। अगर माना कि रिटायरमेंट हो गया, राष्ट्रपति अपने पद से रिटायरमेंट हो, जितने भी राष्ट्रपति अब तक जिंदा होंगे उनको भी मिल रहा होगा रिटायरमेंट। कितना मिलता है, पहले मिलता था 9 लाख वार्षिक, लेकिन अब नहीं है, अब 18 लाख लोगों को वार्षिक होता है। लगभग अब मिलता है 1.5 लाख पर महीना मिलता है, 1.5 लाख पर मंथ मिलता है उनको पेंशन मिलता है। तो ये आपका वेतन के बारे में था, जो कि ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट बढ़ते कुछ कर्तव्य है राष्ट्रपति बन गया ऐसे थोड़ी बन गया, उनका भी कुछ फर्ज बनता है, उनका कुछ कर्तव्य है भाई। पहला कर्तव्य क्या है, नियुक्ति संबंधी उनको अधिकार दिया गया है। जितने भी नियुक्ति भारत में होने वाले हैं सारे पे अधिकतम मैक्सिमम क्या 90% जो नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है। पहला नियुक्ति क्या है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेंगे। अब वो लगता है वोटिंग कर दिया हो गया, ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति चाहेंगे साइन करेंगे तभी जाकर भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे। तो याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त करने का इनका अधिकार है राष्ट्रपति के पास। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के जो अन्य सदस्य हैं, प्रधानमंत्री सलाह देगा कि सर ये हम मंत्रिपरिषद में रखना चाहते हैं, तो उनका भी जो चयन करेगा राष्ट्रपति ही करेगा।
नियुक्ति जो करेगा। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका भी देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका भी कौन करेगा नियुक्ति? राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक उनका भी हम पढ़ जाते हैं और ध्यान है, बार बार बोलना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक बार हम रेडिंग मार देना, आपको ध्यान देना सिर्फ। ठीक है। कौन कौन का पद की नियुक्ति कर सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, सेकंड भारत के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, थर्ड है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, फोर्थ है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, पांचवा है राज्यों के राज्यपाल, छठा है मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, सातवां है भारत के महान्यायवादी, आठवां है राज्य के मध्य समन्वय के अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, राज्य के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के जो सदस्य हैं उनका भी निर्वाचन, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, संघीय क्षेत्र के मुख्य आयुक्त, वित्तीय आयोगों के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भारत के राजदूतों एवं अन्य राजनयिकों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों, सबका निर्वाचन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सोचो कितना पावर है, सबका निर्वाचन राष्ट्रपति ही कर रहे हैं भाई। कौन सा क्षेत्र बाकी रहेगा? सोचो, संघीय क्षेत्र भी है, भाषा आयोग क्षेत्र सदस्य भी है, जितने आयोग हैं सब पे राष्ट्रपति का अधिकार है। वही अगर नियुक्ति करेंगे तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति हमारा करेंगे। तो कुछ पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मेन में जो है ये प्रधानमंत्री और जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका, और क्या बोल सकते हैं उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश, तीन आपको याद रखना है बस, ज़्यादा नहीं। वित्तीय शक्तियों के बारे में बताए। विधायी शक्ति क्या है? विधायी मतलब होता है नियम कानून बनाना। विधायी शक्ति में क्या बोल रहा है? इसके पास देखो विधायी शक्ति क्या क्या है। पहला इनके पास है कि संसद के सत्र को आहूत करने, सत्र श्रावण करने या लोकसभा भंग करने से अधिकार। ये चाहे तो लोकसभा में आके भंग कर देंगे, नहीं लोकसभा में नहीं चलने देंगे, इनका चलेगा, जो बोलेंगे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लोकसभा के हेड होते हैं। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार इनको है, राष्ट्रपति को है, जब चाहेंगे जब वो जाकर भंग कर सकते हैं। दूसरा क्या अधिकार है? दूसरा ये है इनके पास कि संसद के एक सदन या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों का विलासा करने की शक्ति, यानी एक साथ दो सदन, यानी कि राज्यसभा लोकसभा सबको एक साथ चला सकते हैं, एक साथ बुला सकते हैं। राष्ट्रपति की ऑर्डर दे देंगे, चलो दोनों साथ में आओ, साथ में मिलकर बात करना, ये किया जा सकता है। तीसरा क्या है? लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, देखो ये होगा लोकसभा में जब निर्वाचन हो जाता है, ठीक है, वोटिंग हुआ और राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है, तो जैसे ही लोकसभा में वो जाएंगे तो पहला जो शुरुआत है लोकसभा का, जो पहला सत्र है उसकी शुरुआत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। जो पहले सत्र की शुरुआत की जाएगी राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति ही करेंगे। और हर एक साल आगे जो पहला ये है, आगे पहला सत्र है यही करेंगे चालू, हर एक साल भी, और नया नया रहेगा तो भी, ठीक है। हर एक साल जो प्रथम सत्र और प्रारंभ का और प्रत्येक वर्ष का, वही बोला निर्वाचन के प्रथम सत्र प्रारंभ में, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र आरंभ में सम्मिलित रूप से विलासा करने की शक्ति है, जो यही है। हर एक साल के जो फर्स्ट टर्म होता है उसमें राष्ट्रपति प्रेजेंट रहेंगे। जब नया लोकसभा के, जब नया राष्ट्रपति बनेगा तो जो प्रथम जो होगा सत्र होगा उसमें भी क्या होगा, यही मतलब आगे अधिक करेंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक है। चौथा को याद रखना है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। अब माना कि संसद कोई कानून पारित किया, कोई विधेयक लाया, विधेयक कानून कब तक नहीं बनेगा? जब तक कि राष्ट्रपति उसको साइन न कर दे, वो विधेयक ही रहेगा। विधेयक मतलब रूल फॉलो कर दिया, लेकिन उसका राष्ट्रपति क्या करेगा, उस पर अनुमोदन करेगा, यानी कि सोच विचार करेगा, और फिर उसके बाद कानून बन जाएगा। जैसे ही वो साइन कर दिया कानून बन जाएगा। कोई विधेयक क्या होगा, राष्ट्रपति के साइन के बाद क्या होगा, कानून बन जाएगा। तो संसद पे जो है, जो विधेयक कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। पांचवा क्या है, संसद के निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व सहमति आवश्यक है। मतलब कि छोटा मोटा विधेयक है तो उसके के लिए भी राष्ट्रपति को भी चाहिए अनुमति, चाहिए, बिना अनुमति के नहीं हो। पहला है कि जैसे कि नए राज्य का निर्माण करना है तो राष्ट्रपति का परमिशन कर लेंगे। वर्तमान राज्य क्षेत्रों का सीमाओं या नामों को परिवर्तित करना है तो भी हम राष्ट्रपति से लेंगे परमिशन। धन विधेयक लाना, धन विधेयक के बारे में याद रखना। धन विधेयक किस लिखा है? अनुच्छेद 110 में लिखा गया। धन विधेयक कहाँ है? अनुच्छेद 110 में इसके बारे में वर्णन है। तो धन विधेयक भी लाना है तो किससे परमिशन लेंगे? राष्ट्रपति से परमिशन लेंगे। संचित निधि की में व्यय करने वाले विधेयक, यानी कि कोई भी मतलब जमा हमारे पास जो पैसे हैं, संचित निधि उससे का खर्च करना है तो भी क्या करेंगे? अनुच्छेद 117(3) के तहत राष्ट्रपति से परमिशन लेंगे। इसका वर्णन कहाँ लिखा हुआ? अनुच्छेद 117 के 3, ठीक है। ऐसे कराधान जिसके में राज्य हित से जुड़े हैं, प्रभाव डालने वाले विधेयक हैं तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। राज्य के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम एवं निर्बंधन लगाने का विधेयक जो है, इसके बारे में अनुच्छेद 304 में वर्णन इसका किया गया। राज्य के बीच में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक जो है वो
राष्ट्रपति के बिना परमिशन के नहीं होगा। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों को कोई असहमति है, माना कि दो सदन लड़ रहे हैं, राष्ट्रपति लोकसभा आपस में लड़ रहा है कि नहीं ये नहीं वो नहीं वो नहीं, तो लास्ट में क्या करेगा राष्ट्रपति, दोनों को लाएंगे वापस में, मीटिंग बुलाएंगे कि दोनों साथ में हो। ये कहाँ बोला गया, जो संयुक्त बैठक के बाद को बोले कि अनुच्छेद 108 में बोला गया। तो याद रखना है, जो आर्टिकल है आपको याद रखने होंगे। तो इस पेज में कौन कौन सा आर्टिकल पढ़े ध्यान दीजिएगा। हमने 56 नंबर आर्टिकल पढ़ा, किस लिए पढ़ा 56 आर्टिकल, इसमें क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति तब तक बने रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, तब तक बने रहेंगे जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति आके पद ग्रहण ना कर ले। ये 56 में बोला गया। 61 में क्या बोला गया है, 61 में बोला है कि महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाते हैं। 61(1) में क्या बोला गया है कि महाभियोग का रीजन क्या हो सकता है, संविधान का अतिक्रमण हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या आया 62(1) आया। 62(1) में क्या बोला गया है, 62 में बोला है क्या कि जो वोटिंग है राष्ट्रपति का वो पहले ही कर दिया जाएगा, जब 5 साल पूरा होने से पहले ही हो जाएगा, ताकि जो नए वाले हैं उनको वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो 62(1) में ये बोला गया है कि निर्वाचन है जो पहले ही हो जाएगा, पद त्याग से पहले ही निर्वाचन शुरू हो जाएगा, 62(1) में बोला गया है। और 56(1) की बात की गई, 56(1) में क्या बोला गया, 56(1) का ग जो वाला भाग है उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोल रहा है कि उत्तराधिकार का धारण तब तक रहेगा जब तक कि नया वाले कोई आ ना जाए, ये बोला गया है। तो हम पढ़ चुके 56 में पढ़े हैं, तो 56(1) के ग में जो बोलता है क्या बोलता है, वो जब तक बने रहेंगे तब तक कि नया वाले राष्ट्रपति आकर पद ग्रहण न करे। 70 के बारे में पढ़ा, आर्टिकल नंबर 70 क्या बोल रहा था, आर्टिकल 70 बोल रहा था क्या कि इमरजेंसी कंडीशन में क्या होगा। आर्टिकल नंबर 70 हमने पढ़ा क्या कि इमरजेंसी कंडीशन में क्या होगा, राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो क्या बनेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश वो बनेगा, वरिष्ठ न्यायाधीश भी नहीं है तो सबसे जो सीनियर है वो न्यायाधीश उस समय वो जाके बनेंगे हमारे भारत के राष्ट्रपति। अब बढ़ते हैं 110 नंबर आर्टिकल के बारे में हमने पढ़ा। इसी में 110 में हमने क्या पढ़ा, 110 में पढ़ा हमने धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक के बारे में पढ़ना है कहाँ, 110 आर्टिकल नंबर 110 में। 117 का जो आर्टिकल नंबर 3 है, 117(3) है आर्टिकल नंबर 117(3). इसमें किसका वर्णन है, इसमें वर्णन है संचित निधियों के व्यय करने का विधेयक, कि जो हमारे पास धन है उसका कैसे खर्च करना, वो दिया गया है 17 के 3 में दिया गया। 304 में क्या बोला गया, इसमें बोला गया है, इसमें बोला गया क्या कि राज्यों के बीच में व्यापार जो है, वाणिज्य और समागम का निर्बंध लगाने का जो विधेयक है वो आर्टिकल नंबर 304 में बोला गया, राज्यों के बीच व्यापार। आर्टिकल नंबर 108 क्या बोलता है, 108 में क्या बोला गया है, संयुक्त बैठक के बारे में बोला गया, राष्ट्रपति चाहे तो संयुक्त बैठक बुला सकता है, आर्टिकल नंबर 108 में बोला गया। आगे पढ़ते हैं भाई, आगे क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ये तो 2 कार्य हम लोग पढ़ लेंगे कि पहला काम था नीति से संबंधित अधिकार था, दूसरा था विधायी शक्ति यानी कि नियम कानून से रिलेटेड कुछ था। अब क्या है पावर भाई राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति का पावर ये है कि संसद के सदस्यों को मनोनयन का अधिकार है, संसद के सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। पहले क्या था, ऑंग्ल इंडियन को कर सकते थे मनोनीत, लेकिन अब नहीं कर सकते हैं, इसको हटा दिया गया। संशोधन के बाद क्या कर दिया, ऑंग्ल भारतीय को हटा दिया। पहले 2 ऑंग्ल भारतीय को चुना जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अब से नहीं चुना जाएगा। ठीक है, अब हटा दिया गया, प्रेजेंट टाइम में नहीं है। अब देखो इसमें ध्यान देना, लिखा हुआ अनुच्छेद नंबर क्या बोल रहा है, 83(3) में बोला गया है, ध्यान देना, अनुच्छेद नंबर 83(3) में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, वह कला साहित्य पत्रकारिता, मतलब जो जर्नलिज्म जो है, कला साहित्य पत्रकारिता विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। क्या बात है, यानी कि संसद के सदस्य को मनोनयन करने का अधिकार तो है, लेकिन किन लोगों को ये ले सकता है, तो याद रखना है जो साहित्य से रिलेटेड हो, कला से रिलेटेड हो, पत्रकारिता से रिलेटेड हो, विज्ञान और सामाजिक कार्यों से रिलेटेड हो, तो उनको क्या बना सकता है राष्ट्रपति चाहे तो क्या बना सकता है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में उसको चुन सकता है। कुल 12 अपने मन से करेगा, राष्ट्रपति अपने मन से 12 लोगों को चुनता है, हर एक सत्र में चुनेगा। ठीक है, हर एक मतलब जो उनका टाइम पीरियड आएगा, नए जो राष्ट्रपति आएंगे 12 लोगों को चुनेंगे, ध्यान देना। तो 12 लोगों को चुना जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 83 में बोला गया, अनुच्छेद 83 में बोला गया ये। चौथा क्या, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश मतलब समझ रहे हो, पावर है कि जो बोलेंगे जो करना पड़ेगा। अध्यादेश का मतलब वही होता है जो हम चाहेंगे वो करवा रहे हैं, उसी को बोलेंगे अध्यादेश। तो अध्यादेश के बारे में जो लिखा है राष्ट्रपति के जो अध्यादेश का जो पावर है उन्हें कहाँ बोला गया, अनुच्छेद 123 में बोला गया। ध्यान देना, अनुच्छेद 123 में क्या बोला गया है कि अध्यादेश जारी कर सकता है हमारा राष्ट्रपति जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होगा। जैसे संसद में कोई अधिनियम अगर पारित होता है, जैसे रूल पारित होता है कि सर ये साइन कर दीजिए सर, अधिनियम पारित होता है ना, राष्ट्रपति को भेजा जाता है, वही एकदम अधिनियम की तरह काम करेगा। जो राष्ट्रपति बोल दिया वो अधिनियम की तरह काम कर जाएगा, वो अधिनियम बन जाएगा अपने आप। तो प्रभाव जो है संसद के अधिनियम के समान होता है, प्रभाव जो है 6 सप्ताह के बाद खत्म हो जाता है, मात्र 6 सप्ताह वैलिडिटी है। जो बोलेगा राष्ट्रपति वो मात्र 6 सप्ताह तक वैलिड रहेगा, फिर अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 सप्ताह मतलब कितना महीना हो गया, 1.5 महीना तक, 1.5 महीना तक सिर्फ क्या रहेगा, वैलिड रहेगा जो भी राष्ट्रपति बोलेंगे। ठीक है, इसी को बोलेंगे अध्यादेश और कुछ नहीं है। ठीक है,
आपको सिर्फ अध्यादेश के बारे में याद रखना है कि अनुच्छेद नंबर 123 याद रखना है, कितने दिन 600 तक जारी रहेगा, और एज लाइक का अधिनियम राज्य मतलब क्या होता है, संसद का जो अधिनियम होता है ऐसा काम करता है। बस नेक्स्ट बोलते हैं 5वां क्या है, सैनिक शक्ति इनको प्रदान है। तब सबको पता है कि सबसे हेड कौन होता है, सैनिक से हेड कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित होता है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। अब ऐसा नहीं कि फुल पावर तो राष्ट्रपति के पास है पूरे सेना को कंट्रोल करने का, है कि नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि राष्ट्रपति जिसको चाहे जो कुछ भी कर सकता है। चाहे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कब्जा कर सकता है, किसी भी को मार सकता है, मरवा सकता है, हो सकता है कि नहीं। ऐसा अगर चाह रहता तो फ्री छूट दिया जाए राष्ट्रपति को कि सेना का जैसे चाहे उसे इस्तेमाल कीजिए, तो कुछ भी कर सकता है राष्ट्रपति। लेकिन ऐसा नहीं है, वो करना भी चाहेंगे तो उनको विधि के द्वारा नियम कानून के तहत उनको क्या करना पड़ेगा, सेना का प्रयोग करना पड़ेगा। ये नहीं कि मन में आया तो कर दिए, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, विधि द्वारा उसका नियमित प्रयोग कर सकते हैं सैनिक शक्ति का, समझ में आया, लेकिन प्रयोग कर सकते हैं, इनके पास पूरे हेड यही है। नेक्स्ट जो है राजनीतिक शक्ति दिया गया। राजनीतिक शक्ति में क्या दिया गया, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता कर या संधि जो राष्ट्रपति के नाम पे चाहे, जैसे प्रधानमंत्री कहीं दूसरे देश के हैं, कोई भी अगर समझौता कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो अपना साइन करते हैं, ऐसा नहीं होता, उनके नाम पे साइन होता है, बिल्कुल नहीं, वो सारा का सारा राष्ट्रपति के नाम पे होता है। जो लेन देन होगा दूसरे देश के साथ, कोई भी समझौता होगा राष्ट्रपति के नाम पे हो की जाती है, ना कि प्रधानमंत्री के नाम पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, राष्ट्रपति के नाम पे की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूत नियुक्त करता है, जैसे विदेश में अगर भारत का राजदूत भेजना है हमको, तो उसका भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेंगे। और साथ में अगर कोई विदेश से अगर आया भारत में राजदूत बनने, किसी दूसरे देश का राजदूत है भारत में नियुक्त हुआ, तो उसका जो है अनुमोदन जो है वो भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे। समझ में आता है, ये सारे हो गया राजनीतिक शक्ति। अब है क्षमादान शक्ति, काफ़ी ध्यान दीजिएगा। क्षमादान कौन कौन से क्षमादान दिए जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्षमा करने में है परिलंबन है, परिहार है और लघुकरण है। याद रखना, क्षमादान के बारे में अनुच्छेद नंबर 72 में लिखा गया, राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकता है, कहाँ लिखा, अनुच्छेद 72 में बोला गया। 3 तरह के क्षमा है, परिलंबन, परिहार और लघुकरण। इसमें क्या कर, लघुकरण में क्या होता है, लघुकरण में सिर्फ छोटा कर दंड के जो है स्वरूप को बदला जा सकता है और कम कर दिया जाएगा। जैसे कि फांसी मिलना है आपको, तो फांसी से आप क्या करते हैं, मृत्युदंड की सजा क्या कर सकते हैं, कठोर बना के या साधारण क्या कर सकते हैं, कारावास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही है, या तो उसका स्वरूप बदल दिया जा सकता है, या तो कम कर दिया जा सकता है, जो सजा है उसको क्या कर सकता है, कम कर दिया जाएगा। तो इसी को बोलेंगे लघुकरण, लघु मतलब छोटा करना। दूसरा है परिहार। परिहार में बोला दंड की प्रकृति सेम रहने वाली है, सिर्फ जो समय है वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है जैसे माने कि उम्र कैद है तो उम्र कैद से उन्हें आज़ाद कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो उनको सज़ा दिया गया, जिस भी व्यक्ति को सज़ा दिया गया, सज़ा सेम रहेगा, सिर्फ जो काम है, कार्यकाल है वो कम जाएगा। किसके अंदर, परिहार के। माना कि 2 साल का सज़ा है, कठोर सज़ा है, तो उसको 1 साल का कठोर सज़ा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कम सज़ा कर दिया जाएगा। कठोर सज़ा नहीं लगेगा, जो साल है वो 1 साल कर दिया जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, परिहार बोलेंगे। परिलंबन में क्या होता है, किसी दंड पर, विशेषकर मृत्यु दंड पर रोक लगाना, ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। किसी दोषी की सजा विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री है। परिलंबन में क्या होता है, क्षमा करना, विशेषकर जो मृत्यु दंड जिनको होना, जाके क्षमा मांगता है राष्ट्रपति से कि सर हमको माफ़ कर दीजिए, दिस दैट वो दिस दैट, तो राष्ट्रपति तो क्या कर सकता है, उसको क्षमा कर दे, या पूरी तरह से क्षमा कर दे, या तो हो सकता है कि उसको क्या बना दे, कम सजा करके उसको कुछ और दे दे। तो हो जाता है, जनरली मृत्यु के समय इसका इस्तेमाल होता है परिलंबन का। अगर कोई गर्भवती महिला, तो ऐसा तो नहीं गर्भवती महिला को सीधे टांग दोगे आप, ऐसा भी नहीं कर सकते, ये हमारे संविधान में नहीं लिखा है। क्योंकि गर्भवती महिला तो उसको भी लटका दीजिए, ऐसा नहीं है। अगर पेट से हो तो उनको बचाया जाएगा, बच्चा जब पैदा हो जाता है तब उनको मारा जा सकता है, बच्चा बड़ा हो जाएगा तब जाकर उनको मारा जाएगा। तो समझ में आए, वही है। ये सारे अगर रिक्वेस्ट करें तो राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, क्षमा करने का भी पावर है राष्ट्रपति के पास, सोच लो। लिखा है याचिका जो राष्ट्रपति ने रद्द कर दी तो याचिका दायर नहीं कर। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर राष्ट्रपति एक बार मना कर दिया, अगर आपने कोई याचिका दिया राष्ट्रपति को कि सर हमको माफ़ कर दिए, सर हमसे गलती हो गई, अगर राष्ट्रपति ने आपको याचिका रद्द कर दिया तो आपको मरने से कोई नहीं बचाएगा। जो आपको सज़ा मिलना है आपको मिल के ही रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने आपको मना कर दिया सिर्फ और सिर्फ एक बार। आप दोबारा उन पर अपील भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक बार उनको हाँ या ना करना है। अगर ना बोल दिए सीधे कैंसिल आउट, सीधे आपको टपकना है, आप कोई नहीं रोक सकता आपको, भगवान भी नहीं रोक सकते। नेक्स्ट बढ़ता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। अब इमरजेंसी कंडीशन में कुछ शक्ति याद दिया गई, तो हमारा नॉर्मल शक्ति हो गया। अब इमरजेंसी में भी शक्ति है राष्ट्रपति के पास। जैसे पहला इमरजेंसी क्या आता है कि आपातकाल समय बोला तो जैसे ये भाग 18 में लिखा गया, ये आपको ध्यान देना है। आपातकाल से जो भी रिलेटेड बातें हैं वो कहाँ लिखा गया, भाग 18 में लिखा गया, जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आता है उसमें। अनुच्छेद 352 से 360 में लिखा गया आपातकाल के बारे में जिक्र है, और भाग 18 में, ठीक है। तो अभी क्या है आपातकालीन परिस्थिति, तो देख लेते हैं। पहला है कि मंत्रिपरिषद में परामर्श में राष्ट्रपति 3 या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया आपात, ये इसके 3 तरह का जो है वो याद रखना। मंत्रिपरिषद की सलाह पे, ये अपने आप भी नहीं कर सकता, मंत्रिपरिषद की सलाह ले लेगा कि कौन से हम लगा दें, इमरजेंसी लगाएं या ना लगाएं, तो सलाह ले सकता है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद के परामर्श से क्या कर सकता है,
3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। पहला आपात क्या होता है, माना कि युद्ध छिड़ गया, वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ है, माना कि भारत पाकिस्तान लड़ रहा है, बाहर चाइना लड़ रहा है, जो भी कुछ है, युद्ध या बाह्य आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह का कारण लगाया जा सकता है। वो आपात जो लगेगा वो क्या, कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा आपात? आपात है 352 के तहत लगेगा। अनुच्छेद 352 युद्ध की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत लगेगा आपात। ठीक है। दूसरा कंडीशन आता है राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो, माना कि राज्य में दंगा हो गया, संवैधानिक जो भी तंत्र है वो विफल हो गया, तब जाकर राष्ट्रपति क्या कर सकेगा, वहाँ पर भी क्या कर देगा, आपात लागू कर सकता है। उसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। 356 में बोला गया, अनुच्छेद नंबर 356 में बोला गया। 352 में क्या था, युद्ध वाला। 356 में क्या था, राज्य में जो है संविधान जो है तंत्र खराब हो गया, तो उसी को बोलेंगे राष्ट्रपति शासन। 356 वित्तीय आपात, माना कि क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, वित्तीय आपात आ गया, तो अनुच्छेद नंबर 360 में इसका वर्णन है। और ये मात्र देखो, ये अगर लगता है, अगर वित्तीय आपात अगर लग गया किसी देश से, तो कम से कम ये लगेगा हमारे देश के अंदर 2 महीने तक। 2 महीने से पहले खत्म हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपति भी चाहे तो नहीं इसको खत्म कर सकते हैं। अगर उन्होंने बोल दिया आपातकाल लगा दे, तो ये 2 महीने तक लगना है तो लगना है। इसका मिनिमम अवधि ही 2 तो वित्तीय आपात लगाए जाएंगे 2 अवधि के लिए मिनिमम, और इसका जिक्र है 360 नंबर आर्टिकल में। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है। माना कोई चीज़ है, कोई जिसको राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रहा है, सोच चाह रहे हैं कि न्यायालय से संबंध बातचीत कर ले या ना कर ले, तो बातचीत करने का जो है परामर्श लेने का जो अधिकार है अनुच्छेद नंबर 143 में बोला गया। अनुच्छेद 143 143 में क्या कर सकता है वो, सर्वोच्च न्यायालय से मतलब क्या समझौता ले सकता है, कुछ भी है परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 में बोला गया, आर्टिकल हमारे याद रखना 143। लेकिन ये नहीं है कि वो बाध्य है। अगर माना कि न्यायाधीश ने सजेशन दिया तो ऐसा नहीं कोई ज़बरदस्ती फोर्स कर देगा। राष्ट्रपति चाहेंगे तो वो सजेशन लेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं लेंगे। तो इसलिए क्या राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। 143 में क्या है, परामर्श के बारे में, किससे परामर्श लेना है, तो सर्वोच्च न्यायालय से लेना, उच्चतम न्यायालय से लेना। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रपति के बारे में बोल रहा है कि क्या जेवी वीटो का इस्तेमाल करते। जेवी वीटो क्या होता है, देखो ये ध्यान देना। आर्टिकल नंबर 111 में बात किया गया वीटो के बारे में। वीटो पावर जो है राष्ट्रपति का, वो आर्टिकल नंबर 111 में इसका वर्णन है। ध्यान देना, 111 अनुच्छेद नंबर 111 वीटो पावर। जेवी वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जेवी वीटो, अंग्रेजी में बोलते हैं पॉकेट वीटो। माना कोई चीज़, माना कि क्या बोला गया, माना कि कोई विधेयक पारित हुआ संसद के द्वारा और राष्ट्रपति के पास भेजा गया, और राष्ट्रपति क्या करना है, उसको साइन करना है, वापस भेजना है। और राष्ट्रपति का मन कर रहा है कि नहीं ये नहीं आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, तो वापस भेजेगा संशोधन करने के लिए। अब फिर से संसद ने क्या करा, संशोधन करके फिर से वापस भेजा। इस कंडीशन में अगर पसंद आए या ना आए, उनको है कि साइन करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। दूसरा बार उनको मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा पावर है जिसमें क्या, ना तो वो साइन करेंगे ना ही मना करेंगे, और जो भी डिसीजन आएगा अपने पैकेट में रख लेंगे। पॉकेट वीटो उसको बोलते हैं। कोई वो फैसला ही नहीं सुनाएंगे, उसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो। ये एक बार लगाया गया है पॉकेट वीटो। कब लगाया गया है, ये लगाया गया था 1986 में लगाया था। जेवी वीटो का इस्तेमाल जो सबसे पहले हुआ था 1986 यानी कि 1986 में किया गया था। किस संशोधन के लिए विधेयक पर किया गया था, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक जो आया था उस पर किया गया था। इसको पारित होने दिया ही नहीं गया, जो विधेयक आया है उसको पारित नहीं होने दिया गया, इसको पॉकेट में रख लिया गया। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में। उसमें जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया और भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को पारित होने ही नहीं दिया। ठीक है, इसलिए कोई निर्णय नहीं लिया। उसके बाद जो है आर वेंकटरमणी आए हैं और फिर से क्या करें, संशोधन करने वापस में संसद में भेजा कि सर इसको संशोधन किया था, तो संसद के लोगों ने क्या कर दिया, उसको रद्द कर दिया वापस से। यानी कि भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक कभी आया ही नहीं। आर वेंकटरमण ने उसको रद्द करवा दिया। और इन्होंने क्या करा था, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किसने करा था पहली बार, तैयार रखना है, किसने करा था, ज्ञानी जैल सिंह ने करा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, लगातार 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति हैं। राजेंद्र बाबू, याद रखना, राजेंद्र बाबू 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट याद रखना, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। वो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनने का लेकिन रिकॉर्ड इनके पास है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में। और एक बार ये राष्ट्रपति भी बन चुके हैं, 2 बार उपराष्ट्रपति हैं और 1 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट याद रखना है वीवी गिरी के बारे में। वीवी गिरी क्या है, ये दूसरे चक्र में मतदान करनी पड़ी थी इनका, जैसे कि वीवी गिरे हुए थे तो वोटिंग तो हो गया, लेकिन काउंटिंग जो है 2 बार किया गया था। लोग कन्फ्यूजन का ये नहीं जीतने चाहिए, तो फिर से इनको काउंटिंग कराया गया था। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र क्या हुआ था, मतगणना हुआ था। ये काउंटिंग है, चाहे जितना बार करना चाहे कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए क्या हुआ, जो वीवी गिरी को चुना गया था वो दूसरे चक्र के मतगणना के बाद चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। एक बार चुनाव हार गए थे, जब पहली बार नीलम संजीव रेड्डी ने चुनाव लड़ा तो ये हार गए, लेकिन दूसरी बार पता है इनको कैसे बनाया गया, बिना किसी निर्विरोध के, यानी इनके अपोजिट में कोई आया ही नहीं।
निर्बोध इनको राष्ट्रपति बनाएगा। सोच लो कितने महान आदमी थे। पहले बार हार गए, लेकिन दूसरी बार में बिना किसी विरोध के उनको राष्ट्रपति बनाया गया। कोई भी इनका अपोजिट में नहीं था। और पहला नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जो प्रतिभा देवी सी पाटिल है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो ये था हमारा, इसमें जो कुछ आर्टिकल को ध्यान देना है, उसके बाद इसको खत्म क्लोज करेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा इस पेज के अंदर? आर्टिकल नंबर 83 पढ़ा। 83 में क्या बोला गया? इसमें क्या बोला गया कि 12 लोगों को चुनेगा राष्ट्रपति में, 12 लोगों को चुनेंगे जो कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से रिलेटेड रहेंगे। तो उसको 83 में बोला है इसके बारे में। 352 में क्या बोला गया? 352 में क्या बोला गया? अनुच्छेद नंबर 352, बहुत सारे 352, 356, 360, इससे बहुत सारे वाले हैं। 352 में बोला गया, 352 से 360 जो है क्या बोला गया? युद्ध का मतलब 352 किस लिए लगाएगा? जब माना कि इमरजेंसी कंडीशन है और युद्ध हो रहा था, वर्ल्ड वार हो गया शुरू, तो उस कंडीशन में क्या राष्ट्रपति का लगा देगा? अध्यादेश आपातकाल मतलब लागू कर देगा, मतलब आपात लागू कर सकता है हमारा राष्ट्रपति 352 में। जब क्या होगा? युद्ध होगा। तो 356 आपको याद रखना। 356 कब होगा? जब राज्य में क्या होगा? संविधान करने मतलब राष्ट्रपति शासन जो है 356 में बोला गया। 360 में क्या बोला गया? वित्तीय आपात के बारे में बोला गया। और इस पे जो हमने क्या पढ़ा? 83 तो हमने पढ़ा ही। साथ में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है अनुच्छेद नंबर 72 पढ़ा है। अनुच्छेद नंबर 72 में क्या लिखा हुआ है? क्षमादान के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 72 में क्या लिखा है? क्षमा करने के बारे में लिखा गया। फिर आपको पढ़ना है अनुच्छेद नंबर, इसमें आपने एक और पढ़ा है 123 पढ़ा है आपने, 123 पढ़ा है। 123 में क्या बोला गया है? अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है। अनुच्छेद नंबर 123 आपको याद रखना है। 123 और आपको याद रखना। फिर आपको भाग 18 के बारे में लिखा हुआ है, आपको ये पता ही होना चाहिए। आपातकाल के बारे में लिखा गया है, ये आपको तीनों पता होना चाहिए। जेवी वीटो का याद रखना। 111 में आपको याद रखना है जेवी वीटो का इस्तेमाल करेगा राष्ट्रपति, जेवी वीटो। अनुच्छेद नंबर 111 आपको याद रखना है, और आपको कोई बातें याद नहीं रखनी, ठीक है। तो ये सारे आपको आर्टिकल आपको याद रखना है। 83, 352, 356, 360, 72, 123 और 111, ये सारे को याद रखने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का, हमारा इसका 3 पार्ट है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। सिर्फ हमने आज क्या पढ़ा? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारा था 13 नंबर चैप्टर, जिसका नाम था संघीय कार्यपालिका। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।